हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास लगभग कंप्लीट सा हो चुका है। तो एक मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज। और इन क्वेश्चन को करवाने के लिए मैं आपको एक एक मिनट का एक 10-10 सेकंड या 20-20 सेकंड का टाइम दूंगा। ये लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको सोल्व करवा पाऊंगा। इनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन आप भी अपना स्कोर बताएं कमेंट्स में कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं। कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा याचना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, आज टॉपिक हमारा है इतिहास के। कुछ मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन पहला ही हमारा है, चहलगामी या 40 गुलामों का दल। देखिए, जिस समय मैंने आपको मध्यकालीन भारत शुरू कराया था तो उस समय मैंने आपको महमूद गजनवी पढ़ाए थे। और महमूद गजनवी के बाद में मैंने आपको एक वंश पढ़ाया था, जिस वंश का नाम महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये सब पढ़ाने के बाद में मैंने वंश पढ़ाए थे कि मध्यकालीन भारत से यानी कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश चले थे। और उस 5 वंशों को याद करने का तरीका था कि जी के तो सरल लगती है। मैंने ये 5 वर्ड आपको लिखवाए थे कि पूरे दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश चले थे। जी का मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। बहरहाल कहने का मतलब ये बनता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में जहाँ पे सुल्तानों का काल रहा, बादशाहों का काल नहीं था, वहाँ पे मात्र 5 वंश चले थे। उस 5 वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हमारे सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आज मुझे आप अपना स्कोर बताएंगे कि 25 में से या 30 में से जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर पाएंगे कि सर हमारे इतने नंबर हैं। एकदम ईमानदारी से बताना है और बिल्कुल अपनी ईमानदारी से टेस्ट करना है कि हमारे इतने नंबर हैं। देखिए, पहला वर्ड मैंने एक वर्ड लिखा है चहलगामी। चहलगामी कह दीजिए या 40 गुलामों का दल। इस गुलामों के दल की जो स्थापना की गई थी वो इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। 1 मिनट क्वेश्चन सुनने की कोशिश करना। इल्तुतमिश जी ने इसकी स्थापना तो की। अब इल्तुतमिश है कौन? एक वंश मैंने आपको बताया था, गुलाम वंश, यानी कि इस वंश के कई सारे नाम मैंने आपको बताए थे। आप चाहो तो इसे गुलाम वंश लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे दास वंश लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे इल्बरी वंश लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे ममलूक वंश लिख सकते हो। अगर आप सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो 2 नाम आप याद रख सकते हैं, गुलाम वंश और दास वंश। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, इल्बरी पूछ सकता है और ममलूक पूछ सकते हैं। तो मेरा सवाल आपके सामने सिर्फ इतना था कि चहलगामी या 40 गुलामों के दल की शुरुआत गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक, देखिए फाउंडर में और रियल फाउंडर में थोड़ा सा फर्क होता है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, जो कि महमूद गोरी जी के दास थे, 1206 में की गई थी। लेकिन वो कार्यकाल उनका 1206 से 10 तक था। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक जी थे वो इल्तुतमिश थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो पहले का आंसर हमारा सी होता है। और आप पूरे मध्यकालीन से पहले का इतिहास इस 4 वर्ड में 5 वर्ड में पढ़ सकते हैं कि जी के TSL, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। एक वर्ड मैंने आपके बनाया हुआ है कि जी के तो सरल लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें जी के हार्ड लगती है, लेकिन मैंने इस लाइन में आपको बना दिया है कि जी के सरल लगती है। अगर आप सबको मेरे पढ़ाने के बावजूद मध्यकालीन और आधुनिक भारत याद हुआ हो तो कमेंट्स में लिख के बताएं कि सर जी के वास्तव में अब हमें थोड़ी बहुत आसान लगने लगी है। चलिए, दूसरा जो हमारा सवाल था, वे 2 वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी वंश के तुरंत बाद राज किया हो? यार, खिलजी वंश के बाद में मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने वर्ड एक ही लिखा है और इसी से हमारे सवाल हो सकते हैं। मैंने बताया कि गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद वंश, सैयद के बाद लोधी वंश। अब इसने पूछा कि वे 2 वंश के नाम बताइए, क्योंकि जो कि खिलजी वंश के शासकों के बाद में रहे हों। तो खिलजी वंश के बाद में कौन सा है? एक तुगलक वंश और दूसरा सैयद वंश। तो इसका आंसर जो हमारा आता है वो बनता है डी, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। चलते चलते भी आप याद कर सकते हैं कि हमें तो जीके सरल लगती है भैया। पहले थोड़ी सी टफ लगा करती थी, लेकिन अब जीके थोड़ी सी इस समय हमें सरल लगती है। ठीक है दोस्तों, 2 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा कौन व्यक्ति था स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला व्यक्ति कौन था? सिकंदर जी के बारे में आप थोड़ी सी कहानी जानते होंगे। सिकंदर मैंने आपको बताया था
कि सिकंदर जी से भारत में एक युद्ध पूछा जाता है जो कि फिलिप के रहने वाले थे 323 ईसा पूर्व, जिनकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। उनका बड़ा एक फेमस युद्ध था कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो हाइडे स्पीच के युद्ध पूछ सकता है, झेलम का युद्ध कह सकता है, या वितस्ता का युद्ध कह सकता है। एक तरफ पंजाब के राजा राजा पोरस या राजा पुरु कह सकता है, दूसरी तरफ सिकंदर थे। सिकंदर जी जीत जाते हैं और वो भारत में एंट्री कर जाते हैं। दूसरी बात, चाणक्य जी उन्होंने वनों में मिलते हैं और उनकी बात सुनकर या चाणक्य जी से वार्तालाप होने के बाद वो भारत से लौट जाते हैं। तो कहा जाता है सिकंदर ने भारत में जितने भी युद्ध लड़े, और भारत नहीं, वो जितने भी युद्ध उन्होंने अपने जीवन काल में लड़े वो सभी जीते थे। अर्थात आपने एक वर्ड सुना होगा कि जो जीता वही सिकंदर। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा था, यानी कि मैं दूसरा सिकंदर कहने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश की स्थापना गुलाम वंश के बाद 1290 से लेकर और 1320 तक रही थी। अर्थात मैं आपसे कह सकता हूं कि गुलाम वंश के बाद जो खिलजी वंश चला था उसका कार्यकाल मात्र और मात्र 30 साल रहा, जिसमें 4 राजा आए, जिसमें पहले का नाम जलालुद्दीन खिलजी जो इसके संस्थापक थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेकर और 1316 तक राजा रहते हैं। मतलब पूरे 30 साल के पीरियड में खिलजी वंश जो पूरा 30 साल चला, उस 30 साल में से 20 साल अकेले अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं। इसके बाद में इन्होंने अपने आप को दूसरा सिकंदर घोषित किया था। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात, इन्होंने युद्ध भी जितने लड़े वो ज़्यादातर सभी युद्ध ये जीते थे। मैंने एक युद्ध याद करने का तरीका बताया था, गुरचिम। ये अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध याद करने का तरीका है। गुजरात, गु मतलब गुजरात, रे मतलब रणथंबोर, चे मतलब चित्तौड़ और मैं मतलब मालवा। इन चारों ही युद्धों को किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था। और यहाँ तक कि ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भारत में लगभग जितने युद्ध लड़े थे वो सभी जीत लिए थे। इनके 4 प्रमुख युद्ध हैं जो मैंने आपको एक लाइन में याद करा दिए। गुरचिम, तो इसका आंसर मेरा हो जाता है 3rd। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, सॉरी 2nd। अब देखिए हमारा मलिक काफूर 1000 दिनारी जनरल था, यानी कि मलिक काफूर जो कि किन्नर थे जिन्हें 1000 दिनार में खरीदा गया था। किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं की सहायता से लगभग दक्षिण भारत को जीत लिया था। दक्षिण भारत में सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही किया गया था सन 1296 में। उस समय दिल्ली के जो राजा या सुल्तान हुआ करते थे वो जलालुद्दीन खिलजी और इनके ससुर और एक तरफ से इनके चाचा, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का निकाह अपने भतीजे जलालुद्दीन खिलजी से कर दिया था। और जलालुद्दीन खिलजी ने भारत में सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था सन 1296 में। अब इसका जो आंसर होता है वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी होता है। तो भैया ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चारों आपके समझ में आ रहे होंगे। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। वो क्या है भैया, उसे देख लीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा दिखने में क्या बहुत सारी दिक्कत हो रही होगी इस क्वेश्चन में, माफ़ी चाहूँगा इस क्वेश्चन के लिए। हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? तो हिंदुस्तान का तोता जो कहा जाता है वो अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बस, अमीर खुसरो जी के बारे में कि अमीर खुसरो कौन थे, इनसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लो एक बार। अमीर खुसरो जी, अमीर खुसरो पहले तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि 7 सुल्तानों का काल देखने वाला व्यक्ति कौन था? अमीर खुसरो। दूसरी बात ये है कि इनसे कुछ पूछ लेता है क्या, इन्हें तूती ए हिंद, यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, तो वो अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। इनसे रिलेटेड ये हमारा आज का 5वां सवाल था। अमीर खुसरो जी से रिलेटेड कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पहली पुस्तक का नाम आशिका, ये तो आप बहुत जल्दी याद कर सकते हो, आशिका। दूसरी पुस्तक का नाम तुगलकनामा, तुगलकनामा। तीसरी का नाम खजाइन उल फतू। चौथी का नाम मिफ्ता उल फतू। देखिए
ये इनकी 4 किताब थी, पहली आसिका, दूसरी तुगलकनामा, तीसरी खजाइनुल फतू, चौथी मिफ्ताहुल फतू। और जो इनके आविष्कार हैं जैसे कि खड़ी बोली का आविष्कार, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में खड़ी बोली का आविष्कार किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। वो भाषा जो आपके लेके सहारनपुर से और लगभग गाजियाबाद, थोड़ा सा हिस्सा दिल्ली का, इधर आपका बुलंदशहर और ये आपका लगभग मुरादाबाद से पहले जो भाषा बोली जाती है वो लगभग हमारी खड़ी भाषा, खड़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो हमारा सितार का आविष्कार, तीसरा तबले का आविष्कार, और जो भैया चौथा बचता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कव्वाली का आविष्कार। देखिए एक व्यक्ति जो इतने सारे आविष्कार कर रहे हैं तो उन्हें हमने एक उपाधि दी हुई है, तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता। अमीर खुसरो जी, पहली 7 राजाओं का काल देखा, पहली पुस्तक आसिका, दूसरी पुस्तक खजाइनुल फतू, तीसरी तुगलकनामा, चौथी मिफ्ताहुल फतू। इसके बाद आविष्कार खड़ी बोली का आविष्कार, सितार का आविष्कार, तबले का आविष्कार और कव्वाली का आविष्कार। ये सारे ही आविष्कार अमीर खुसरो जी द्वारा कराए गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां से उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है? यानी कि 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने करा चुका हूं। वो पांचों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे कमेंट्स में कि आपका स्कोर कितना रहा। अब आज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, उसे देखिए वो क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसने की थी? आपके लिए टाइम है, थोड़ा सा आप आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आ सकता है। आप YouTube के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से जुड़िए और कमेंट नंबर बताइए कि गुरुजी आज हम अपना स्कोर इतना कर पाए। नहीं होगा कोई बात नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप ना सीख पाओ। आज ना सीखोगे कल सीखोगे, परसों सीखोगे, GS याद करोगे आप गारंटी के साथ। एक बिल्कुल ये थोड़ा सा अलग तरीका है बाजार विनिमय प्रणाली। कई बार ये भी पूछ सकता है कि बाजार प्रणाली को किसने अपनाया, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको दे देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी जी थे। अब अलाउद्दीन खिलजी, बाजार व्यवस्था है क्या, थोड़ा सा पहले इसे सुन लो। बाजार प्रणाली या बाजार व्यवस्था, इसे सबसे पहले अगर किसी ने अपनाया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। और जियाउद्दीन मोहम्मद बर्नी ने अपनी पुस्तक में इस बात का वर्णन किया था बाजार व्यवस्था का। इनका उद्देश्य था कि भारत को जीतना है, भारत को जीतना है तो बड़ी सेना बनानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि छोटा किसान आगे निकल जाता है, बड़ा किसान पीछे रह जाता है। क्यों? यहाँ सारे काम ये प्लानिंग के अनुसार होते हैं। एक आदमी जिसे 35,000 रुपये मान लो गवर्नमेंट जॉब में मिल रहे हैं, वो 35,000 रुपये का क्या करेगा? अपना घर चलाएगा, वाइफ का खर्चा चलाएगा, अपना संपूर्ण खर्चा चलाएगा। और उस समय मार्केट में मान कर चलो यहाँ चावल हैं 50 रुपये किलो। अब जब चावल 50 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो हैं, और यही चीज़ अगर मार्केट मंदी हो गए, चावल 5 रुपये किलो हो जाए, आलू 2 रुपये किलो हो जाए, तो फिर क्या हमें 35,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी? तो जो काम हमारा 35,000 रुपये का था वो काम अब हमारा 15,000 रुपये में हो सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यही किया था, मार्केट मंदी कर दी थी और सेना बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनका उद्देश्य था क्योंकि मुझे संपूर्ण भारत को जीतना है। आगे चलते हैं और अपना इसका आंसर ये है, बताएं मुझे जरा आपका आंसर क्या है। किस वंश के सुल्तानों ने भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था? देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसका सही आंसर देंगे। नहीं दे पाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कराऊंगा आपको इस आंसर को। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ से कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। देखिए मैं एक वर्ड आपके सामने लिखा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यही 5 वंश तो चले। अब इन 5 वंश को कैसे तो याद करें और कैसे ये बताएं कि कौन सबसे ज़्यादा समय में रहा, तो इस सवाल का आंसर वही दे सकता है जिसने डीपली स्टडी की होगी। गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 में और ये 1290 तक रहा, मतलब ये रहा टोटल 84 साल। अगर गौर से देखा जाए कि इन्होंने 1206 में स्थापना हुई और 1290 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, मतलब ये 84 साल, अभी तक ज़्यादा टाइम है। इसके बाद खिलजी वंश आता है 1290 से लेकर और 1320 तक। अब आप खुद देखिए इनका समय तो मात्र 30 साल रहा कि गुरुजी ये तो बहुत नीचे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आंसर आता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश ने जो स्थापना हुई वो 1320 से लेकर और 1414 तक, लगभग 94 साल। इसके बाद आता है सैयद वंश। जो सैयद वंश की स्थापना 1400 लेकर
और 1451 तक। और फिर आता है आपका खिलजी वंश, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लोधी वंश 1451 से लेकर और 1526। तो देखिए भैया जो सबसे ज़्यादा समय यहाँ भी 74 साल, यहाँ 37 साल, यहाँ मात्र 37 साल है और यहाँ लगभग 74-75 साल होगा, 74-75 साल। तो जो सबसे अधिक समय लगा वो तुगलक वंश को लगा, 1320 से लेकर और 1414 तक। जिन बच्चों का आंसर तुगलक वंश था वो सभी के आंसर सही थे। इसका आंसर ये सही है और पहले वाले का आंसर अलाउद्दीन खिलजी सही है। हमारे जो भी क्वेश्चन हैं तो मुझे एक एक क्वेश्चन का ये बताते रहें कि वो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं या कितने सही हो रहे हैं, ये ज़रूर बताते रहें। बस उससे ये होगा कि मुझे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए से आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो, और नहीं हो तो हो सकता है आप मुझे कोई और तरीका बताएं जिससे आपको समझ में आ जाए। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, पहले आप थोड़ा सा सोच विचार कीजिए और आंसर दीजिए अपना। नहीं दे पाएंगे तो मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। देखिए सबसे बड़ी बात ये, एक वर्ड आया आपके सामने निकल के, आंसर इसका दीजिए आप, जबकि इनका आंसर मैं आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक जी थे, जिनका आंसर ये है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले सुन लो थोड़ा सा ये भैया जजिया कर होता क्या है। गुरुजी हमने पढ़ा तो बहुत है लेकिन जजिया कर याद नहीं रहता। जजिया कर से रिलेटेड आज तक 6 ही क्वेश्चन बने हैं। वो 6 क्वेश्चन क्या है भैया, वो देखो। जजिया कर होता है गैर मुस्लिम कर, यानी कि अगर आप मुस्लिम हो तो आपको ये टैक्स नहीं देना, और अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको सवाल बताता हूँ। आज तक ये जो अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड 4-5 चीज़ पढ़ो ताकि हमें कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिरोज शाह तुगलक, इसका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन जजिया करके आज कहानी खत्म करते हैं। क्या कि जजिया कर भारत में सबसे पहले किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। पहला क्वेश्चन ये कि जजिया कर भारत में सबसे पहले किसने लगाया, तो आंसर आ जाता है गुरुजी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। लेकिन ना तो इन्होंने पंडितों पर लगाया, ना इन्होंने महिलाओं पर लगाया, ना ही इन्होंने हैंडीस्केप्ड यानी कि जो फिजिकल रूप से अपंग है, मतलब शरीर का कोई अंग खत्म है या चोट लगी हुई है, उन पे इन्होंने नहीं लगाया, बच्चों पे नहीं लगाया। इनके बाद में जैसे ही तुगलक वंश चलता है तो तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक जी आते हैं और ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देते हैं। इसके कुछ समय बाद अकबर आता है और अकबर जी ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। देखिए 3 क्वेश्चन तैयार हुए। क्या भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। उसने महिलाओं पे नहीं लगाया, बच्चों पे नहीं लगाया और ब्राह्मणों पर नहीं लगाया। ब्राह्मणों पर लगाने वाले जजिया कर कौन है, वो फिरोज शाह तुगलक जी हैं। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया, चलो ठीक है। इसके बाद औरंगजेब आते हैं और औरंगजेब इसे फिर से दोबारा लागू कर देते हैं। 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं और इसे पूर्णतः भारत से समाप्त कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारे 5 बनते हैं। वो क्या, जजिया कर कैसा कर है, गैर मुस्लिम कर। सबसे पहले भारत में किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, लेकिन उन्होंने ना तो पंडितों पर लगाया, ना महिलाओं पर लगाया, ना बच्चों पर लगाया। इसके बाद में अकबर जी आते हैं, अकबर इसे पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। औरंगजेब दोबारा लागू कर देते हैं। 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला इसे पूर्ण तरीके से भारत से समाप्त कर देते हैं। चलिए यहाँ तक की कहानी अगर आपकी समझ में आई हो तो आंसर हमारा फिरोज शाह तुगलक जी हैं। दूसरा क्वेश्चन, कृष्ण देव राय ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी। देखिए इस पे तो पहले ही सही आंसर लग रहा है, अमुक्त माल्यवाद। दरअसल में क्या था, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इनकी पुस्तक थी, एक पुस्तक का नाम था अमुक्त माल्यवाद और दूसरी पुस्तक का नाम था जामवंती कल्याणम। 2 पुस्तक लिखी थी इन्होंने। पहली कौन सी, विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया था, अमुक्त माल्यवाद और जामवंती कल्याणम। आपने अष्टदिग्गज सुने होंगे, वो अष्टदिग्गज इनके दरबार में भी रहा करते थे। चलो भैया आगे चलिए, टॉपिक हमारा नेक्स्ट चलता है, यानी कि हमारे लगभग 8 क्वेश्चन हो गए हैं। बताते रहे अपना स्कोर कि गुरुजी हमारा स्कोर इतना चल रहा है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के तीनों ही सवाल। देखिए क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, आंसर 1576 है। आप भी बताते रहे क्या है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने एक पद्धति अपनाई थी और उस पद्धति के अपनाने के बावजूद भी वो हार गए थे। अकबर की विजय हुई।
इसके बाद अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था। देखिए कई बार इस सवाल को 3 तरीके से पूछ सकता है कि अकबर का बचपन में लालन पोषण किसने किया, या अकबर का संरक्षक कौन था, या रीजेंट कौन था। तो वो ध्यान रखिए वो बैरम खां था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में, तो 1556 से लेकर और 1560 तक यानी कि 4 साल, उस समय अकबर मात्र 4 साल के ही थे। तो लेके लगभग 1556 से और 60 तक अकबर के दरबार में जो भी काम होते हैं वो ज़्यादातर बैरम खां अपने तरीके से करते हैं, लेकिन इसके बाद में जो काम होते हैं वो सब अकबर द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में उपस्थित 9 रत्नों में तानसेन का मूल नाम क्या था। देखिए तानसेन से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो सुन लीजिए पहले। तानसेन मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, तो ग्वालियर के रहने वाले थे। एक क्वेश्चन तो ये तैयार हुआ हमारा नया। देखिए मैं जो एक क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ उसके 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्यों, ताकि उम्मीद करूँ आप भविष्य में ना भूलो। पहला क्वेश्चन तो ये कि मूल रूप से कहाँ के रहने वाले, ग्वालियर के। इनका मकबरा कहाँ पर है, ग्वालियर में। अब ये राग गाया करते थे 3 प्रकार के। कौन कौन से राग थे वो मैं बता दूं। पहले का नाम था राग दीपक, दूसरे का नाम राग भैरवी और तीसरे का नाम राग वर्षा। ये 3 प्रकार के राग गाया करते थे, राग दीपक, राग भैरवी और राग वर्षा। तो इनका कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि इनका बचपन का नाम या इनका वास्तविक नाम क्या था, तो राम तनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। तो ये 3 क्वेश्चन यानी कि 11 क्वेश्चन स्कोर अपना चेक करते रहें कितना आपका चल रहा है। आगे चलते हैं हमारे, ये देखिए भैया लगभग 11-12 क्वेश्चन में आप अपना स्कोर चेक करते रहो, आप कितने स्कोर पे चल रहे हो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। वो क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा प्रथम मुगल भवन है जो पूर्ण रूप से संगमरमर का बना हो। देखिए ताजमहल से भी पहली बात, ना तो ताजमहल है, ना मोती मस्जिद जी है, ना हुमायूं का मकबरा है, वो है एतमाउद्दौला का मकबरा। अब ये एतमाउद्दौला जी कौन है, आप हो सकता है इनके बारे में जानते हो। एतमाउद्दौला जी का जो नाम था वो गयास बेग था। अब ये गयास बेग जी है कौन, इनके बारे में थोड़ी सी कहानी आपको बता दूं। पता तो होगी, ये तो गारंटी की बात है क्योंकि मैं आपको एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ। दरअसल में क्या था, एक लड़की थी जिसका नाम था नूरजहां, और नूरजहां से शादी की जहांगीर ने। जहांगीर के दरबार में ज़्यादातर जितने भी काम हुए वो सब नूरजहां के नाम से ही हुए। मैंने ये भी आपको याद करने का तरीका बताया था कि बहू आजा शाम हो आई। पूरे मुगल वंश के जितने भी राजा थे आप याद कर सकते हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये 1707 तक की कहानी है। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। जहांगीर के बाद आता शाहजहां, यानी कि जहांगीर के दरबार में ज़्यादातर जो काम हुए वो सब नूरजहां के नाम से हुए। जहांगीर का जो काम था वो 1605 से लेकर और 1627 तक टाइम ऑफ पीरियड रहा था। इसके बाद अब होता क्या है, नूरजहां की माताजी का नाम था, नूरजहां के पिता का नाम था गयास बेग। तो नूरजहां के जब पिताजी की मृत्यु हुई तो इन्होंने एक मकबरा बनाया और इनकी उपाधि थी एतमाउद्दौला। तो मकबरा बना आपका आगरे में ही एतमाउद्दौला का मकबरा, जो कि हिंदुस्तान की संगमरमर की बनी हुई सबसे पहला मकबरा है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन वो भी देख लो भैया क्या है। आपका स्कोर अच्छा चल रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपसे। ये क्वेश्चन भी देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, फर्स्ट क्लास। कि छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब से निम्नलिखित में किसको भेजा था। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए। दरअसल में क्या था, शिवाजी का जन्म 1605 में सिवनेर के किले में हुआ था। जब सिवनेर के किले में हुआ, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 1627 में सिवनेर के किले में हुआ था। वहाँ पर शिवनेरी नाम की देवी रहा करती थी, इसीलिए इस बालक का नाम शिवाजी पड़ा। और शिवाजी के जो सबसे ज़्यादा युद्ध हुए वो औरंगजेब से हुए। औरंगजेब जब थक गया अंत में मुस्लिम शासकों को भेजता तो उसने फिर हिंदू राजा को भेजा, राजा जयसिंह को। और 1666 में एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। इस पुरंदर की संधि के बाद ये हुआ था कि जो किले औरंगजेब के पास पहुंच गए उन पर औरंगजेब राज करेंगे, और जो किले राजा छत्रपति शिवाजी के पास हैं वो शिवाजी के पास रहेंगे। ये संधि राजा जयसिंह ने कराई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अपने मैच करते रहें क्वेश्चन। कितना आपका स्कोर चल रहा है,
इत्र का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको पीछे ही बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए वहां पे रुक गए थे। तो क्वेश्चन है इत्र का आविष्कार किसे माना जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय है, क्योंकि मुमताज महल नहीं है, जहांगीर नहीं है, रोशन आरा नहीं है, तो आंसर हमारा नूरजहां बचता है। दरअसल में था क्या, नूरजहां के बचपन का नाम या पहला नाम था मेहरुनिसा। इस बात को समझने की कोशिश करना कि नूरजहां का पहला नाम या वास्तविक नाम मेहरुनिसा था और इनकी माँ का नाम था असमत बेगम। इस कहानी को थोड़ा सा समझिए। असमत बेगम, असमत बेगम के पति का नाम था गयास बेग। आप इस कहानी को अब समझोगे अच्छे से। और गयास बेग की उपाधि थी जिसका नाम था एतमाउद्दौला। देखिए, मेहरुनिसा जिनकी माँ का नाम असमत बेगम, उनके पति का नाम गयास बेग, और मेहरुनिसा के पति का नाम था अली कुली खां, अली कुली खां या शेर अफगान। इन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। देखो ऐसे याद रखो, बिल्कुल एक कहानी की तरह, जैसा हमने घर बना दिया। बिल्कुल आप कहोगे गुरुजी आपका क्या मतलब है, इतनी सारी कहानी क्यों लिख रहे हो? कहानी से मतलब है, मेहरुनिसा की माता का नाम असमत बेगम, असमत बेगम के पति का नाम गयास बेग, उपाधि एतमाउद्दौला। इधर इनकी बेटी का नाम, पति का नाम शेर अफगान या अली कुली खां, बेटी का नाम लाडली बेगम। अब होता क्या, अली कुली की मृत्यु हो जाती है और इस लड़की पर या मेहरुनिसा पर नजर पड़ती है जहांगीर की एक पार्टी के दौरान 1608 में। तो कुछ समय उपरांत इनकी शादी होती है और नाम दिया जाता नया नूरजहां। नूर मतलब विश्व, और सॉरी नूर मतलब सुंदर, और जहां मतलब विश्व में, मतलब तेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। और जहांगीर अपने बेटे, जो दूसरी पत्नी का बेटा जिसका नाम शहरयार था, उस शहरयार से लाडली बेगम की शादी करवा देता है। मतलब माँ से खुद शादी कर लेता है और उसकी बेटी की शादी अपने बेटे से करवा देता है। चलो भैया, किसने करवाई? ये करवा दी जहांगीर ने। चलो जहांगीर का कहानी खत्म हुआ। तो कई बार सवाल ये पूछ लेता है कि बताइए इत्र का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इन दोनों ने मिलकर इत्र की खोज की थी, मेहरुनिसा प्लस असमत बेगम। अब मेहरुनिसा की जगह तो चलो नूरजहां सही है, लेकिन असमत बेगम नाम भी होना यहाँ जरूरी था। तो यहाँ पर अगर कई बार कंफ्यूजन आपने हो जाए, देखिए जो नाम आपके सामने लिखे, यहाँ से क्वेश्चन है क्या, एक तो ये कि सबसे पहला मकबरा किसका जो पूर्णतः संगमरमर का हो? एतमाउद्दौला का। किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। कहाँ है? आगरे में है। वो कौन थे? वो उसकी माताजी के पति थे। दूसरी बात ये, लाडली बेगम की शादी करवा दी अपने बेटे से और उससे शादी कर ली खुद। चलो भैया, टॉपिक अगला देखिए भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, चलो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास मेरी इतनी ठीक है, बाकी कल फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू। लेकिन आज जो मैंने आपको 20 या 18 सवाल बताए हैं, इनमें अपना स्कोर बताएं। और यूपीएसआई वाले जो भी हैं और जेल वार्डन वाले जिनका भी पेपर आ रहा है, बिल्कुल समर्पित हो जाएं यूपीएसआई के लिए। वैकेंसी कभी भी आ सकती है और सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।